TheEduPakForce.com. हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू द एजुपाक यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ रहेगी जिसमें 2 वीडियोस रहेंगी और ये वीडियोस आपको आने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद मदद करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 50 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? किसी देश का जो भी आर्थिक विकास होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण व बाजार का आकार, अर्थात उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है, जिन्होंने 1992 में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लागू की। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ द ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया? जो वेल्थ का ड्रेन होता है उसका सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट यह है कि सबसे पहले भारत की जो वेल्थ है उसकी गणना किसने की? वो भी दादा भाई नौरोजी ने की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो वह भी दादा भाई नौरोजी ने किया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रपति आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSIR। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP को सर्वाधिक योगदान देता है? तो यह है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये अलग अलग क्षेत्र होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। इन अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग मटेरियल को इनके क्षेत्र में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता? तो यह है अवितरित आय। जो अवितरित आय होती है उससे राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय आय विधि में शामिल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, व्यय विधि के माध्यम से GNP की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? तो जब GNP की गणना होती है उसमें मूल्यह्रास व्यय, जो हमारा कंपनियां होती हैं उनके अंदर जो मशीनरी होती है वो जब खराब हो जाती है तो होता है ह्रास। उस ह्रास का कितना मूल्य है इससे GNP की गणना नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर के साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? दोनों की एक साथ उपस्थिति को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 11, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? जो रिजर्व बैंक होती है उसके पास कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो इसका आंसर है 115 करोड़। याद रखें 115 करोड़। ये बढ़ने के बाद है, पहले कुछ और था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? वह की गई है 6ठी पंचवर्षीय योजना। एक चीज और बता दूं, क्वालिटी साफ करने के लिए आप सेटिंग्स पे जाएं, यूट्यूब की जो वीडियो चल रही है उसकी सेटिंग्स पे जाएं और क्वालिटी पे क्लिक करें और 480p अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है। 360p पे भी क्लियर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? तो वह है HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा बैंक जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? वह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को सुरक्षित किया जाता है? जो विदेशी विनिमय होता है उसे स्वीकृत किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन 17, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? ये ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ऐसा करता है, ना केंद्रीय वित्त आयोग ऐसा करता है, और ना ही भारतीय बैंक संघ ऐसा करती है। इसकी RBI जो है निर्धारित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता? आंसर है समावधि जमा रसीद। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो सिक्कों को जारी वित्त मंत्रालय करता है, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय करता है जारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से भारत में शेयर के नियंत्रित करता है? तो आपको पता है जो सेबी है वो भारत में शेयर मार्केट को नियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय निम्नलिखित में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? वह है नैतिक दबाव। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? जो ग्राम का विकास होता है उसके लिए नाबार्ड ऋण से संबंधित कार्य करती है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, जुलाई 1982। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत में मैग्नीज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा सबसे अधिक भंडारण है या फिर उत्पादित करता है? वह है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी ऐसी है जिसमें तांबा सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयले का जमाव तमिलनाडु में पाया जाता है। यह कोयले की लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है जिसमें कार्बन की संख्या वेरी करती है, तो कार्बन जो कोयला है उसका प्रकार बदलता है, जैसे पीट से लेके एंथ्रासाइट तक 4 तरीके के कोयले। ठीक है, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? वह है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पावर जनरेशन में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यूएसए सरकार के साथ करार किया है? वह परमाणु पावर। जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमारा जो है वो हमारे यूएसए से अभी हाल ही में संधि हुई है, जहाँ पे यूएसए हमारे यहाँ पे स्टेशन स्थापित करेगा, न्यूक्लियर स्टेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से लघु उद्योगों की समस्याएं क्या हैं? लघु उद्योगों की समस्याएं पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव,
कच्चे माल का अभाव, या फिर ये सभी। तो ये सभी समस्याएं हैं जो लघु उद्योगों को झेलनी पड़ती हैं। कुछ लघु उद्योग ऐसे हैं जो एक बार राशि लगा देते हैं फिर राशि नहीं लगा पाते। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार कच्चा माल मिल जाता है, फिर कच्चा माल की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उन्हें वहीं की वहीं, अगर कच्चे माल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो अपना जितना भी पैसा वो लगाते हैं अपने उद्योग में, तो वो सारा का सारा डूब जाता है कच्चे माल के अभाव के कारण। और विपणन की जानकारी का अभाव, अगर किसी को जानकारी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी को नहीं पता कि किस तरह से या फिर कौन सी जगह कौन सा बिजनेस सही रहेगा, कौन सा उद्योग सही रहेगा, इस चीज की जानकारी के बगैर भी जो उद्योग हैं वो ठप हो जाते हैं, और नतीजा यह होता है कि उन्हें उद्योग बंद करना होता है। तो ये सारे के सारे जो अभाव हैं वो लघु उद्योग में देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन से बैंक मुख्यतः लघु उद्योग से संबंधित कार्य करते हैं? तो इसका आंसर है सिडबी। सिडबी मैक्सिममली जो हमारे लघु उद्योग होते हैं उनको बहुत कम दर पर लोन देता है। क्वेश्चन नंबर 32, बोकारो स्टील प्लांट किस देश में सहयोग से स्थापित किया गया था? जो बोकारो स्टील प्लांट था वह रूस की वजह से स्थापित किया गया था। जो बोकारो स्टील प्लांट था, तो यह स्टील लिखा हुआ है, गलत है ये, ठीक है, सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कायला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? तो वह है भद्रावती। भद्रावती कोयले क्षेत्र से काफी दूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा फुटलूज का एक उदाहरण है? तो फुटलूज का उदाहरण है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 35, पेट्रो रसायन के उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? तो इसका है जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक हैं? तो रोजगार सृजन की वजह से भारत में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? वह है राउरकेला। राउरकेला केंद्र उर्वरक एवं इस्पात उद्योग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वहां दोनों चीजों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो चीनी आपको पता है महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, ठीक है। क्वेश्चन है 39, क्योंकि वहां पे गन्ने का अच्छी उपज होती है गन्ने की, ठीक है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन से भारत की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो एक टीसीएस भारत की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी की सारी बाहर की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 40, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया। उस समय ज्यादातर जितने भी संयंत्र थे वो ज्यादातर, अगर कोई विदेश सहयोग देता था तो वह है रूस। रशिया हमारे 3 मित्र हैं, रशिया, जापान, इजराइल। यह तीनों देश हमारे देश की बहुत मदद करते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी जब भी खराब जाती है तो तीनों देश अपने हाथ बढ़ा लेते हैं। शर्करा फैक्ट्रियां की अधिकतम संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो शर्करा फैक्ट्री, जैसे शुगर मिल्स कहते हैं, वह आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो आंसर इसका गेहूं होना चाहिए और मक्का। तो मेनली जो हमारा जो खाद्यान्नों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का, तो आंसर है इसका मक्का। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाले किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1966 में। 1966 के बाद हरित क्रांति आना शुरू हुई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो स्वामीनाथन। भारत में स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45,
किस उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत होते हैं? आंसर है चावल। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? तो जो कृषि की अनुसंधान प्रबंधन अकादमी है वह है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत की सिफारिश करता है? तो वह है कृषि उत्पाद के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वह है मध्य प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन से फसलें जायद में मुख्यतः संचित क्षेत्रों में, जो सिंचित क्षेत्र होते हैं वहां पर उगाई जाती है? वह मूंग एवं उड़द। आज के लिए इतना ही। आने वाले एपिसोड्स, आने वाले जितनी सीरीज रहेंगी उनमें कराए जाएंगे आने वाले 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की सीरीज के लिए बने रहिएगा एजुपाक यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और जल्द ही हम लाएंगे साइंस का पार्ट 3। धन्यवाद।